दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मराठी वेब सीरीज रन बाजार। इसकी IMDb रेटिंग भी शानदार 7.5 है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की ये डार्क स्टोरी। तो मुंबई की भीड़ भाड़ भरी गलियों में कहानी की शुरुआत होती है, जहां माधव दिवाकर नाम का एक आदमी रहता है, जिसे सब लोग अप्पा कहकर बुलाते हैं। अप्पा एक पुरानी चौल में रहते हैं और कभी बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हुआ करते थे। आज उनकी उम्र बढ़ चुकी है, उनकी सेहत काफी खराब है और अब उनके पास ना तो इलाज के पैसे हैं और ना ही घर चलाने के लिए कोई आमदनी, और ऊपर से उन्हें शराब की बहुत बुरी लत लगी हुई है। एक दिन अप्पा दो युवा जर्नलिस्ट को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक ऐसी सनसनी खबर जिसे सुनकर पूरा शहर हिल जाएगा। लेकिन इसके बदले में वो उनसे 32,000 रुपए मांगते हैं। अब दोनों जर्नलिस्ट पैसे देते हैं और फिर अप्पा अपनी कहानी शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि अपने जमाने में वो एक निडर और ईमानदार पत्रकार थे। सच को दुनिया के सामने लाने से कभी नहीं डरते थे। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सतीश नायक थे, जो जनता के बीच काफी सम्मानित थे और हमेशा उनके भले के लिए काम करते थे। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता सयाजी पाटिल थे, जो इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री बनने का पूरा भरोसा रखे हुए थे। वो अपने प्रचार अभियान के लिए मुंबई आए थे और एक 5 स्टार रॉयल होटल में 2 दिन के लिए ठहरे हुए थे। ऊपर से हम देखते हैं कि 2 महिलाएं तैयार हो रही हैं। एक का नाम रत्ना है, जो एक चौल में रहने वाली प्रोस्टिट्यूट है, और दूसरी का नाम आयशा है, जो एक हाई क्लास एस्कॉर्ट है। दोनों अपने अपने काम के लिए तैयार हो रही होती हैं। तभी अचानक मुंबई के जॉइंट कमिश्नर राव साहब को एक फोन कॉल आता है। फोन पर कोई बताता है कि महाराष्ट्र के एक बड़े राजनेता को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही है। कॉल करने वाला रॉयल होटल का नाम लेता है। राव साहब तुरंत समझ जाते हैं कि बात सयाजी पाटिल की ही है, क्योंकि वो उसी होटल में ठहरे हैं। वो तुरंत उनके सेक्रेटरी को फोन करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि आज उन्हें छुट्टी दी गई है। राव साहब तुरंत पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं कि वो रॉयल होटल पहुंचे और सयाजी पाटिल की सुरक्षा की जांच करें, और खुद भी वो वहां के लिए निकल पड़ते हैं। वो होटल से भी संपर्क करते हैं और पाटिल साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होटल के स्टाफ बताते हैं कि पाटिल साहब VIP रूम में हैं और उन्होंने किसी को भी डिस्टर्ब ना करने का आदेश दिया है, इसलिए वो बात नहीं करवा सकते। तभी वो पुलिस ऑफिसर होटल पहुंचता है और राव साहब के रूम के पास ही उसे आयशा दिखाई देती है। उसे शक होता है कि ये वही लड़की है जो हनी ट्रैप की साजिश में शामिल है। वो बिना देरी किए आयशा को पकड़ लेते हैं। राव साहब के रूम के बाहर दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब लिखा देखकर वो अंदर नहीं जाते और आयशा को गिरफ्तार करके थाने ले जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रत्ना अपने एक क्लाइंट के साथ एक छोटे से लॉज में जाती है। क्लाइंट कमरे में बैठा होता है और जैसे ही उसका ध्यान कुछ देर के लिए इधर उधर होता है, रत्ना उसका मोबाइल उठाकर पुलिस को कॉल कर देती है और बताती है कि यहाँ कुछ गलत काम चल रहा है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत उस इलाके में रेड डाल दी जाती है और वहाँ मौजूद रत्ना और उसका क्लाइंट दोनों पकड़े जाते हैं। रत्ना बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसने ही पुलिस को कॉल किया था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और पुलिस उसे भी थाने ले जाकर जेल में डाल देती है। उसी जेल में पहले से आयशा भी होती है। अब यहाँ पर रत्ना और आयशा की मुलाकात होती है। रत्ना बार बार उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आयशा बहुत ही चुप रहती है और कुछ भी नहीं बताती। तभी आयशा पुलिस वालों को बताती है कि वो रॉयल होटल के रूम नंबर 204 में ठहरी थी और उसका पर्स भी वहीं पर रखा रह गया है। जब पुलिस वहां पर जाती है तो उन्हें सच में आयशा का पर्स रूम नंबर 204 में ही मिलता है। तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलत लड़की को पकड़ लिया है, असली साजिश कहीं और थी। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में अप्पा पहुंचते हैं। रत्ना अप्पा को देखकर रोने लगती है और बताने लगती है कि पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया है, जबकि उसने खुद पुलिस को कॉल किया था। अप्पा पहले एक पत्रकार थे, लेकिन अब वो एक सोशल वर्कर के रूप में काम करते हैं और ऐसी लड़कियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। पुलिस वालों में उनकी अच्छी पहचान है, इसलिए वो रत्ना को छोड़ने के लिए कहते हैं। तभी आयशा भी अप्पा से मदद मांगती है और कहती है कि उसे भी यहाँ से निकलवाया जाए। इतने में राव साहब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो बहुत ही गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पुलिस ने गलत लड़की को पकड़ लिया है, लेकिन अप्पा के सामने वो कुछ कह नहीं पाते। अप्पा उन्हें समझाने लगते हैं कि रात को बिना वारंट और बिना ठोस सबूत के लड़कियों को पकड़ना कानून के खिलाफ है। राव साहब गुस्से में पुलिस वालों को डांटते हैं और दोनों लड़कियों को रिहा करने का आदेश देते हैं। जेल से बाहर आने के बाद रत्ना फिर से आयशा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आयशा अब भी बहुत ही कम बोलती है। कुछ देर के बाद रत्ना उसे बियर ऑफर करती है। आयशा पहले मना करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे पी लेती है। शराब का असर होते ही दोनों थोड़ी खुल जाती हैं और बातें करने लगती हैं।
फिर दोनों साथ में आयशा के घर चली जाती हैं। वहाँ माहौल बदल जाता है, दोनों हंसती हैं, बातें करती हैं और पार्टी करने लगती हैं। उधर दूसरी तरफ राव साहब जब होटल रॉयल के उसी वीआईपी रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। सयाजी पाटिल मृत अवस्था में पड़े होते हैं, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। राव साहब तुरंत उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और होटल मैनेजमेंट और अपने अधिकारियों को सूचना देने लगते हैं। लेकिन उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं किसी ने इस घटना का वीडियो तो नहीं बना लिया। वो तुरंत कमरे में चारों ओर नजर घुमाते हैं, हर कोने में कैमरा तलाशते हैं, लेकिन ना तो उन्हें कोई कैमरा मिलता है और ना ही वो लड़की जो सयाजी पाटिल के साथ थी। इसके बाद राव साहब होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाते हैं, मगर उन्हें वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि वीआईपी रूम के आसपास किसी भी कैमरे की व्यवस्था नहीं की गई थी ताकि वहाँ ठहरने वालों की प्राइवेसी बनी रहे। यही वजह थी कि उस रात का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अब राव साहब सीधे मुख्यमंत्री सतीश नायक को कॉल करते हैं और सारी बात बताते हैं। मुख्यमंत्री ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें सख्त निर्देश देते हैं कि ये मामला किसी भी हाल में बाहर जाना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि जो भी जांच करनी है बहुत ही गुप्त तरीके से करो और उस वीडियो को जल्दी से जल्दी ढूंढो, क्योंकि अगर वो वीडियो जनता तक पहुंच गया तो पूरे राज्य में राजनीतिक तूफान मच जाएगा। राव साहब मुख्यमंत्री को बताते हैं कि शुरुआती नजर में ये मामला हार्ट अटैक का लग रहा है। शायद सयाजी पाटिल ने वाइग्राह का ओवरडोज ले लिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। ये सुनकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये बात किसी को भी पता चलनी नहीं चाहिए और मीडिया के सामने बस यही बयान दिया जाए कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। थोड़ी देर बाद सयाजी पाटिल के शव को अस्पताल ले जाया जाता है। उनके परिवार वालों को सूचना दी जाती है। उनकी पत्नी और बेटी प्रेरणा पाटिल वहाँ पहुँचती हैं और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। मुख्यमंत्री भी अस्पताल पहुँचते हैं। वो प्रेरणा से कहते हैं कि अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा, तुम्हारे पिता का सपना अब तुम्हें ही पूरा करना होगा, चाहे वो राजनीति का हो या घर का। प्रेरणा के चाचा भी वहाँ मौजूद होते हैं और बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं कि अब सब कुछ वही संभालेंगे, लेकिन प्रेरणा उन्हें साइड में ले जाकर सख्त लहजे में धमकाती है और गुस्से में उन्हें कई बातें सुनाती है, जिससे वो खामोश हो जाते हैं। उधर डॉक्टर मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं कि सयाजी पाटिल जब अस्पताल लाए गए तब उनकी हालत बहुत ही गंभीर थी। कुछ देर बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। असल में ये बयान राव साहब के कहने पर ही दिया गया था ताकि सच दबा रहे। मीडिया के सामने प्रेरणा आती है और दृढ़ आवाज में कहती है कि भले ही उसके पिता अब नहीं रहे, लेकिन उनका सपना अब वो खुद पूरा करेगी। अब से वो खुद सब कुछ संभालेगी। इसके बाद प्रेरणा अपने पिता के सारे कर्मकांड खुद करती है। अंतिम संस्कार तक की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती है और पिता के जाने के बाद अपने बाल तक कटवा लेती है, जिससे जनता में उसकी छवि और मजबूत हो जाती है। इधर पुलिस की जांच जारी रहती है। जब सारे सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखा जाता है तो उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की को सयाजी पाटिल के कमरे में जाते हुए देखा गया था वो कोई और नहीं बल्कि आयशा थी। पुलिस तुरंत आयशा से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि पिछली रात आयशा अपना मोबाइल फोन पुलिस स्टेशन में भूल गई थी। हालांकि एक कागज पर उसका एड्रेस लिखा था। पुलिस जब उस पते पर पहुंचती है तो वहां उन्हें एक दूसरी औरत मिलती है जो खुद को आयशा बताती है, लेकिन उसकी पहचान अलग होती है। अब पुलिस को एहसास होता है कि सारे कागजात फर्जी हैं और असल में आयशा कहीं गायब हो चुकी है। ये देखकर राव साहब समझ जाते हैं कि ये मामला जितना आसान दिख रहा था हकीकत में उतना ही गहरा और खतरनाक है। उधर आयशा अभी भी रत्ना के घर पर ही थी। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि मशहूर नेता सयाजी पाटिल की मौत हो गई है। ये खबर सुनते ही आयशा के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। वो घबराते हुए रत्ना से कहती है कि पुलिस उसे जरूर इस मामले में फंसा देगी। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसका नाम जरूर आएगा। वो रत्ना से गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसे कहीं छुपा दे, वो बदले में उसे बहुत सारे पैसे देगी। रत्ना पहली बार आयशा के घर आई थी और उसने इतनी लग्जरी और खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी थी। इस तरफ महंगे सामान सजे थे और फ्लैट किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। पैसे और ऐशो आराम देखकर रत्ना के मन में भी लालच आ गया था। वो सोचती है कि अगर वो आयशा की मदद करेगी तो उसके दिन भी फिर सकते हैं, इसलिए वो तुरंत आयशा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। रत्ना आयशा को बुर्का पहनाती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर उसे लेकर उसी इलाके में जाती है जहां वो खुद रहती थी, यानी उस रेड लाइट एरिया में। वहां वो आयशा को एक छोटे से कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि वो हर दिन उससे मिलने आएगी और खाना पानी लाकर देगी। हालांकि आयशा डरी हुई थी, लेकिन उसे रत्ना पर भरोसा करना पड़ता है। वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड फारूक को कॉल करने की कोशिश करती है,
लेकिन उसका फोन लगातार बंद आता है। कुछ देर के बाद रत्ना उससे पैसों की मांग करती है तो आयशा अपने पास रखे 10,000 रुपए उसे दे देती है ताकि वो खुश रहे और किसी को कुछ ना बताए। उधर रत्ना की लीडर जो उस एरिया की औरत को कंट्रोल करती थी, उसे पता चलता है कि रत्ना किसी अमीर लड़की को छुपाकर रखी हुई है। वो रत्ना से सवाल करने लगती है। तब रत्ना उसे कुछ पैसे देकर शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि आयशा के पास लाखों रुपए है, हम दोनों मिलकर उससे सारे पैसे निकाल लेंगे, फिर उसे आजाद कर देंगे। अब पैसों के लालच में वो लीडर भी मान जाती है। इसी बीच राव साहब मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जांच बहुत ही मुश्किल हो रही है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से गुप्त रखनी है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये केस किसी भरोसेमंद और तेज ऑफिसर को दिया जाए। वो सुझाव देते हैं कि ये केस मोकाशी को दे दिया जाए, जो कि पहले एक बेहद काबिल ऑफिसर था लेकिन फिलहाल सस्पेंडेड है। पहले तो मुख्यमंत्री मना कर देते हैं, लेकिन राव साहब के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार वो मान जाते हैं। इसके बाद राव साहब मोकाशी से मिलने एक आश्रम में पहुंचते हैं जहां वो सादे कपड़ों में गरीबों की सेवा कर रहा होता है। राव साहब उससे कहते हैं कि उन्हें इस केस में उसकी मदद चाहिए, लेकिन मोकाशी इनकार कर देता है। तब राव साहब मुस्कुराकर कहते हैं कि इसे उनकी गुरु दक्षिणा समझ लो। मोकाशी कुछ सोचता है और फिर आखिरकार मदद करने के लिए राजी हो जाता है। मोकाशी का नेटवर्क बहुत ही मजबूत था, इसलिए वो जल्दी सबूत इकट्ठा करने लगता है। अपनी जांच में उसे पता चलता है कि आयशा को सयाजी पाटिल के पास भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही जानकार एक कास्टिंग डायरेक्टर फारूक था। मोकाशी तुरंत फारूक के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देता है। उधर आयशा भी फारूक के साथ संपर्क करने की कोशिश करती है और आखिरकार उसका कॉल लग जाता है। वो रोते हुए फारूक को सब कुछ बता देती है कि पाटिल मर चुके हैं और पुलिस उसे ढूंढ रही है। फारूक उसे समझाता है कि घबराओ मत, वो बहुत सारे पैसे लेकर उसके पास आएगा और फिर दोनों देश छोड़कर चले जाएंगे। आयशा उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और इंतजार करने लगती है। उधर मोकाशी फारूक को पकड़ने के लिए एक क्लाइंट बनकर उसे संपर्क करता है। वो कॉल करके कहता है कि उसे एक मॉडल चाहिए जिसका नाम आयशा है। फारूक को शक हो जाता है कि ये कोई फंसाने की चाल है, इसलिए वो अपने सिम कार्ड तोड़ देता है और गायब हो जाता है। 2 दिन बाद पुलिस को समुद्र किनारे एक लाश मिलती है और पहचान करने पर पता चलता है कि वो फारूक की लाश है। देखने से ऐसा लगता है जैसे उसने खुदकुशी की हो, लेकिन मोकाशी को इस मौत में भी कुछ गड़बड़ी महसूस होती है और उसे लगता है कि ये मामला अब और ज्यादा गहराता जा रहा है। इस तरफ वही प्रेरणा अपनी पार्टी का प्रमोशन करने में लग जाती है। हर जगह स्पीच देने लगती है और लोगों से भी उसे अच्छा सपोर्ट मिलने लगता है। लेकिन प्रेरणा की पार्टी के जो गुरुजी थे, जिनकी सब लोग बहुत ही रेस्पेक्ट किया करते थे, वो नहीं चाहते थे कि प्रेरणा पार्टी को लीड करे, क्योंकि प्रेरणा किसी को भी रेस्पेक्ट नहीं देती थी, बस अपनी मर्जी का काम किया करती थी। दरअसल प्रेरणा का पति उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। पहले प्रेरणा किसी और को पसंद करती थी, लेकिन उसके पापा उसे बताते हैं कि उन्हें एक ही बेटी है और अगर उसने कहीं और शादी की तो वो इस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आ पाएगी और वो अपनी बेटी को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए प्रेरणा उनके पसंद के लड़के से शादी कर लेती है। तो वहीं हम देखते हैं कि सीएम सतीश की पार्टी में जो एक और मेंबर है यूसुफ जी पटेल, उसका अफेयर निशा जे से चल रहा था, जो बिजनेसमैन आनंद जे की पत्नी है। आनंद को ये सब पता था, लेकिन वो सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि यूसुफ निशा को इस बार पार्टी का टिकट भी देने वाला था। अब उस तरफ आयशा फारूक को कंटिन्यूअस कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। इधर आयशा को वहाँ पर बासा खाना खाना पड़ रहा होता है और उस रूम के अंदर रहकर वो बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। अब उसे यहाँ से बाहर निकलना था। वो एक लड़के से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल ले, लेकिन वो नहीं मानता तो आयशा उसके सर में कुछ मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और आयशा वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बाद में वो पकड़ी भी जाती है तो अक्का उसे बहुत डांटती है और बताती है कि वो उनके लिए सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। वो लोग उसे यहाँ से ऐसे ही नहीं भागने देंगे। जब आयशा को पता चलता है कि रत्ना पैसों के लिए ये सब कर रही है तो उसे बहुत ही दुख होता है। वो रत्ना से कहती है कि उसने तो रत्ना को बहन समझा था। ये सुनकर रत्ना उसे बताती है कि उसने अक्का को पैसों का बहाना इसीलिए दिया था ताकि वो आयशा को यहाँ पर रहने दे, वरना अक्का कभी भी नहीं मानती। अब यहाँ रत्ना उसे अपने बारे में बताने लगती है। रत्ना एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वो जब 10 साल की थी तो उसके पापा उसे मुंबई लेकर आए और अक्का के पास छोड़ दिया और रत्ना से कहा कि अब से यही उसका घर है। रत्ना को लगा था कि वो किसी अच्छी जगह पर आई है, लेकिन बाद में उसे दुल्हन की तरह सजाया गया और उसके बाद कस्टमर पर कस्टमर आने लगे। ऐसे ही बहुत से दिन बीत गए और रत्ना को पीरियड्स में भी ये सब काम करना पड़ता था।
एक दिन उसने देखा कि उसका कस्टमर कोई और नहीं बल्कि उसका बाप था। ये देखकर रत्ना का उस दिन से दुनिया पर से भरोसा ही उठ गया। लेकिन रत्ना आयशा से कहती है कि आयशा जब उसे घर लेकर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि पहली बार रत्ना को कोई अपने घर पर लेकर गया था। आयशा का घर रत्ना को बहुत ही पसंद आया था। उसका घर उसे एक महल की तरह लग रहा था। इसलिए रत्ना ने सोचा कि वो आयशा की मदद करेगी, इसलिए वो उसे वहाँ लेकर आई। अगर आयशा रत्ना को बता देती कि उसे यहाँ से बाहर जाना है तो वो किसी तरह मैनेज करके उसे यहाँ से बाहर भेज देती। वो आयशा को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी मदद करके ही रहेगी। वहीं मोकाशी अब फारूक की माँ से मिलने उसके घर पहुँचता है। वो खुद को फारूक का दोस्त बताता है और उन्हें कुछ पैसे भी देता है। बातों बातों में फारूक की माँ बताती है कि दत्ता नाम का एक आदमी हमेशा फारूक के साथ रहा करता था। ये सुनकर मोकाशी अब दत्ता को खोजने निकल पड़ता है और कुछ ही देर में उसे दत्ता मिल भी जाता है। मोकाशी दत्ता से पूछताछ शुरू करता है और उसे फारूक के ऑफिस ले जाने को कहता है। दत्ता उसे ऑफिस लेकर आता है। ऑफिस के अंदर मोकाशी चारों तरफ तलाश करता है। उसे कई लड़कियों के ऑडिशन टेप्स मिलते हैं और वहीं उसे एक मंदिर भी दिखाई देता है। मोकाशी को ये जगह बहुत अजीब लगती है, क्योंकि फारूक तो हिंदू नहीं था, फिर उसके ऑफिस में मंदिर कैसे हो सकता है। वो मंदिर के पास जाकर जांच करता है और वहाँ उसे कई सीडी और डीवीडीज छिपी हुई मिलती हैं। जब वो उन्हें चलाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सीडीज में बड़े बड़े ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स के अभद्र वीडियोस होते हैं। दरअसल ये एक बड़ा रैकेट था जो इसी तरह ताकतवर लोगों को फंसाकर उनसे पैसे वसूलता था और फिर कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता था। मोकाशी तुरंत सारी जानकारी राव साहब को देता है। राव साहब सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं। उन वीडियोस में एक बड़े ऑफिसर का भी वीडियो होता है जिसने कुछ समय पहले खुद को खत्म कर लिया था। अब उन्हें समझ में आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसमें सयाजी पाटिल का कोई भी वीडियो नहीं होता। राव साहब कहते हैं कि फारूक का असली बॉस कौन है ये जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए आयशा का मिलना बेहद अहम है। वो मोकाशी को जल्दी से जल्दी आयशा को ढूंढने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रत्ना अब अप्पा को बुलाती है और आयशा से जुड़ी सारी बातें उन्हें बता देती है। अप्पा आयशा से मिलते हैं और उसे तसल्ली देते हैं कि वो डरे नहीं, वो उसे कोई भी नुकसान होने नहीं देंगे। लेकिन अक्का के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो आयशा को बेचने की तैयारी कर रही होती है। ये सुनकर अप्पा गुस्से में कहते हैं कि अक्का से वो इस बारे में खुद बात करेंगे और किसी भी कीमत पर आयशा को सुरक्षित रखेंगे। अगले दिन अक्का का जन्मदिन होता है। चारों तरफ सजावट होती है और सब लोग मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है जब वहाँ अचानक मोकाशी पहुँचता है। उसे खबर लग चुकी होती है कि आयशा यहीं पर है। मोकाशी अंदर जाता है और सीधे आयशा की तरफ बढ़ता है। वो बंदूक निकालता है और आयशा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ एक रिटायर्ड कमिश्नर देशमाने पहुँचता है। देशमाने को दरअसल प्रेरणा के पति ने आयशा को खोजने के लिए भेजा था, लेकिन मोकाशी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे नजरअंदाज करते हुए आयशा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में बैठते हुए आयशा मोकाशी को बताती है कि उस दिन वो रॉयल होटल के 204 नंबर रूम में ठहरी हुई थी। वहाँ कोई भी नहीं आया था, लेकिन अचानक पुलिस वहाँ आ गई और उसे पकड़ लिया, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया। मोकाशी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि आयशा झूठ बोल रही है, लेकिन जब आयशा खुद को खत्म करने की कोशिश करती है तो मोकाशी को उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। इसी के साथ हमें मोकाशी की अपनी कहानी दिखाई जाती है। उसकी पत्नी और बेटी की मौत एक भयानक बॉम्ब ब्लास्ट में हुई थी। उस ब्लास्ट के बाद मोकाशी ने एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा था। पूछताछ के दौरान वो आदमी एक पुलिस वाले पर प्लेट फेंक कर मारता है, जिससे मोकाशी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस आदमी के सिर पर बोतल मार देता है और उसी जगह उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद मोकाशी को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब मोकाशी अप्पा से मिलने जाता है। असल में जब वो सस्पेंड हुआ था तब अप्पा ने ही उसका साथ दिया था। अप्पा मोकाशी से कहता है कि आयशा निर्दोष है, लेकिन मोकाशी उन्हें समझाता है कि वो आयशा या इस केस से जुड़ी कोई खबर बाहर ना निकाले, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े लोग शामिल हैं और अगर उन्हें पता चल गया तो आयशा की जान खतरे में पड़ जाएगी। बात करते करते मोकाशी को एक बात याद आती है। जिस दिन सयाजी पाटिल की मौत हुई थी उस दिन राव साहब को एक अनजान नंबर से कॉल आया था। वो उस नंबर को ट्रैक कराता है और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि वो नंबर किसका था। वो नंबर आनंद जय का होता है। आनंद जय का नाम सुनकर मुख्यमंत्री और राव साहब दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आनंद न सिर्फ एक बड़ा बिजनेसमैन था बल्कि उनकी पार्टी का सबसे बड़ा सपोर्टर भी था। वहीं दूसरी ओर आनंद को ये खबर लग चुकी होती है कि पुलिस को उसके नाम का पता चल गया है।
अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो खुद को खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन ऐसा करने से पहले वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो पूरी सच्चाई बयां करता है। वो लिखता है कि किस तरह गांव की मासूम लड़कियों को झूठे सपनों का लालच देकर शहर लाया जाता है, फिर उन्हें इस रैकेट में धकेल दिया जाता है। वहां उन्हें बड़े ऑफिसरों और मंत्रियों के साथ भेजा जाता है, उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में उन्हीं वीडियो से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये सब जानते हुए भी उन लोगों के खिलाफ कोई आवाज तक नहीं उठा पाता, क्योंकि ये रैकेट इतना पावरफुल है कि हर कोई खामोश हो जाता है। आनंद अपने लेटर में उन सभी बड़े लोगों के नाम लिख देता है, जिसमें कई कास्टिंग डायरेक्टर्स और पॉलिटिकल नेताओं के नाम शामिल होते हैं। लेटर लिखने के बाद वो खुदकुशी कर लेता है। थोड़ी देर बाद राव साहब मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें वो लेटर मिल जाता है, जिसे पढ़कर सब कुछ साफ हो जाता है। राव साहब वो लेटर प्रेरणा और उसके पति को सौंप देते हैं ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल सके। असल में फारूक किसी और के लिए नहीं बल्कि यूसुफ के लिए काम करता था। जब प्रेरणा को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत यूसुफ को कॉल करती है। यूसुफ को जैसे ही एहसास होता है कि अब उसके बारे में सब कुछ खुलने वाला है तो वो निशा के साथ पार्टी बदल लेता है। जब मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी मिलती है तो वो बहुत ही नाराज होते हैं। यूसुफ उनकी ही पार्टी का सदस्य होकर इतना बड़ा घोटाला कर रहा था। ये जानकर मुख्यमंत्री की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। इधर मोकाशी आयशा की बहन से संपर्क करता है। वो उसे झूठ बोलकर बुलाता है कि आयशा का एक्सीडेंट हो गया है। आयशा की बहन घबराकर वहां पहुंचती है तो मोकाशी उससे पूछताछ करने लगता है। वो बताती है कि वो दोनों एक छोटे से गांव से ही थी, जहां वो एक लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन उस लड़के ने उसके फोटो एडिट करके उन्हें न्यूड बना दिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो उसे हर दिन नए लोगों के पास भेजता। उसकी बहन इस सब से टूट चुकी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके ये सब कुछ आयशा को बता दिया, जिसके बाद आयशा ने उसे अपने साथ रख लिया। लेकिन फिर उन लोगों की नजर आयशा पर पड़ी और उन्होंने उसे एक परफॉर्मेंस के बहाने एक बंगले पर बुलाया। वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई और उसे भी इस गंदे खेल में धकेल दिया गया। दोनों बहनें इस सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। जब उस लड़के ने उनके फोटो उनके पिता को भेज दिए तो उनके पिता ने शर्म और सदमे में खुदकुशी कर ली। इसके बाद दोनों बहनें गांव छोड़कर भाग गईं। आयशा ने अपनी बहन को संभाला, उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा और उसकी शादी करवा दी, लेकिन खुद इस दलदल में फंस गई। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन काम नहीं मिल रहा था और इसीलिए मजबूरी में उसने ये रास्ता चुन लिया ताकि कुछ पैसे कमा सके। मोकाशी अब उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सयाजी पाटिल का वीडियो आखिर किसने बनाया, क्योंकि अब तक ये साफ था कि वो वीडियो आयशा ने तो नहीं बनाया था। मोकाशी अपने ऑफिस में बैठा सोच ही रहा होता है कि आखिर सयाजी पाटिल का वीडियो किसने बनाया। तभी उसे अचानक कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि उस दिन जब होटल में जांच हो रही थी तो एक वेटर बार बार पाटिल के कमरे के आसपास दिखा था। वो तुरंत उस वेटर को पकड़वाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। वेटर डरते डरते सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है कि उस दिन वही रूम में गया था क्योंकि किसी ने ऑर्डर दिया था कि रूम की सर्विस करनी है। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि सयाजी पाटिल जमीन पर पड़े हैं और उनकी सांसें बंद हो चुकी हैं। वो डर के मारे बाहर भागने लगा। जब वो दरवाजा बंद कर रहा था तो किसी चीज से उसका पैर टकराया। वो नीचे झुककर देखता है तो वहाँ पर एक आउल के शेप का एक छोटा सा शोपीस पड़ा था। डर के मारे वो उसे जेब में डालकर बाहर निकल आता है। मोकाशी जब वो शोपीस देखता है तो उसे शक होता है। वो उसे ध्यान से चेक करता है और समझ जाता है कि ये कोई साधारण शोपीस नहीं बल्कि एक हिडन कैमरा है। वो उसे तुरंत अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है और उसके अंदर का डेटा देखने लगता है। जैसे ही वीडियो खुलता है तो उसमें पूरा सच सामने आने लगता है। उस रात सयाजी पाटिल के कमरे में एक मीटिंग चल रही थी। वहाँ उनके साथ कुछ राजनीतिक लोग मौजूद थे। मीटिंग के खत्म होते ही एक आदमी कमरे में आता है और वो कोई और नहीं बल्कि सयाजी पाटिल का दामाद होता है। वो पाटिल से कहता है कि अगर वो मुंबई में एक बॉम्ब ब्लास्ट करवा दें और इसका इल्जाम विरोधी पार्टी पर डाल दें तो चुनाव से पहले ही जनता की सहानुभूति उन्हें मिल जाएगी और हमारी जीत पक्की हो जाएगी। वो आदमी बताता है कि उसने बॉम्ब भी तैयार कर लिया है और वो लक्ष्मी नगर जैसे भीड़ भरे इलाके में धमाका करेगा जिसमें कम से कम 25-30 लोग मारे जाएंगे और कई लोग घायल होंगे। सयाजी पाटिल पहले तो मना करते हैं लेकिन फिर सत्ता के लालच में वो इस प्लान को मंजूरी दे देते हैं। ये सब देखकर मोकाशी के अंदर आग भड़क उठती है क्योंकि उसी तरह के बॉम्ब ब्लास्ट में उसने अपनी पत्नी और बेटी को खोया था। उसका खून खौलने लगता है
वो गुस्से में स्क्रीन को घूरता है और तब वीडियो में वो आगे देखता है कि मीटिंग के बाद सयाजी पाटिल कमरे में अकेले हैं। तभी वहाँ आयशा आती है और दोनों के बीच कुछ होता है। ये देखकर मोकाशी का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि आयशा ने उससे साफ कहा था कि उसके और पाटिल के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। असल में मोकाशी खुद आयशा को पसंद करने लगा था। अब ये सब देखकर वो गुस्से में आयशा से मिलने जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अब यूसुफ प्रेरणा की पार्टी में शामिल हो चुका था। उसकी एंट्री के बाद पार्टी को एक बड़ा सपोर्ट मिला था और चुनावों में प्रेरणा की पार्टी भारी बहुमत से जीत गई। अब प्रेरणा महाराष्ट्र की पहली मुख्यमंत्री बन चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ उसी की चर्चा थी। मीडिया उसके इंटरव्यू ले रही थी, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और वो खुद को अपने पिता का सपना पूरा करने वाली बेटी कह रही थी। इधर मोकाशी अपने गुस्से और उलझन के बीच में एक बड़ा कदम उठाता है। वो वीडियो लेकर राव साहब के पास जाता है। वीडियो देखने के बाद राव साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि सत्ता पाने के लिए किसी ने इतने निर्दोष लोगों की जान की कीमत पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाने का प्लान बनाया था। वो तुरंत उस वीडियो को लेकर एक्स सीएम सतीश नायक के पास जाते हैं ताकि सच सामने लाया जा सके। उधर मोकाशी आयशा के पास पहुंचता है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। वो दरवाजा खुलते ही आयशा पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसने उससे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया, उसने उसे धोखा क्यों दिया। आयशा रोने लगती है और उसे बताती है कि उसे पहले कभी किसी को अपने अतीत के बारे में बताने में डर नहीं लगा, लेकिन जब उसने मोकाशी को देखा तो उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे लगा कि अगर उसने अपना सच बताया तो शायद मोकाशी उसे गलत समझ लेगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आयशा बताती है कि वो भी मोकाशी को पसंद करने लगी थी। उसे लगता था कि पहली बार कोई उसकी परवाह कर रहा है, लेकिन अब सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। मोकाशी चुपचाप उसे देखता रहता है। उसी समय राव साहब का फोन आता है। वो मोकाशी से कहते हैं कि अब इस केस को यहीं खत्म करना होगा। उन्हें आदेश मिला है कि आयशा को हमेशा के लिए खत्म कर देना है ताकि ये मामला यहीं दफन हो जाए। मोकाशी फोन काट देता है और धीरे धीरे अपनी जेब से गन निकालता है। आयशा डर जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। मोकाशी उसके करीब आता है और उसकी आंखों में देखता है और फिर अचानक उसे किस कर लेता है। तभी बाहर सड़क पर एक कार आकर रुकती है। अगले ही पल घर के अंदर 2 गोलियों की आवाज गूंजती है, लेकिन अंदर क्या हुआ ये कोई नहीं देख पाता। शायद मोकाशी ने आयशा को मार दिया और फिर खुद को खत्म कर लिया, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। सरकार एक बार फिर पलट जाती है और अब फिर से सतीश नायक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि प्रेरणा की पार्टी वालों का जो बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान था उसका पूरा वीडियो सतीश नायक के पास पहुंच चुका था। इसी वजह से प्रेरणा की पार्टी को मजबूरन सतीश नायक की पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ता है और दोनों मिलकर फिर से सत्ता में लौट आते हैं। सतीश नायक दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं और यूसुफ और निशा भी उसी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। अब कहानी वापस वर्तमान में लौटती है, जहां अप्पा उस जर्नलिस्ट को पूरी कहानी सुना रहे थे। जर्नलिस्ट उनसे कहता है कि उसे इन सब बातों के कुछ ठोस सबूत चाहिए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। ये सुनकर अप्पा कमरे के अंदर जाते हैं। वो एक पुराने बक्से में से एक चाबी निकालते हैं और उसे जर्नलिस्ट को देने ही वाले होते हैं। तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। जर्नलिस्ट घबराकर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ही नाजुक होती है और यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। अब सवाल यही है कि अगर अप्पा बच गए तो वो उन सबूतों को जर्नलिस्ट को सौंप पाएंगे या नहीं? क्या वो सच उन ताकतवर लोगों को बेनकाब कर पाएंगे, या फिर ये सारा मामला एक बार फिर से दबा दिया जाएगा? इसका जवाब हमें अगले सीजन में ही मिलेगा। इसी बीच ये भी सामने आता है कि जब मोकाशी आयशा को लेने उसके घर गया था तो रत्ना ने आयशा को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान वो सीढ़ियों से फिसल गई और उसे गंभीर चोट लगी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कहानी का ये अंत कई सवालों को अधूरा छोड़ देता है। क्या सारे लोग एक्सपोज होंगे या एक बार फिर से सत्ता और पैसों की ताकत सच को दबा देगी? अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कभी सच में बेनकाब हो पाएंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे को बचा लेते हैं। इस सीरीज में समाज की एक डार्क साइड दिखाने की कोशिश की गई है और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये प्लेनेट मराठी पर उपलब्ध है, लेकिन इसमें कई जगह आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे परिवार के साथ ना देखें। अगर आपको ये वीडियो और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।